मेरा नाम मखमल हयात है। सबसे पहला इंटरव्यू मैंने आपका ही कंडक्ट किया था। क्यों करें लोग सीएसएस? आपने क्यों किया? आप किसी भी डायरेक्शन में हो ज़िंदगी में कोई भी काम कर रहे हो तो आपको लगता है कि मैं ये भी कर सकता हूँ। और जो दूसरी चीज़ है वो सोशल रिकॉग्निशन। कोशिश मेरी ये रहती है कि ना ही लिखना पड़े ना, सही। हमारा वो है कि राइटिंग का फ़ोबिया होता है। हाँ, राइटिंग का ये वाली जो एक्सरसाइज़ है ना, ये मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग थी। जैसे सर मुरीद हुसैन यसरा साहब हैं और डेफ़िनेटली आपके भी मेंटर हैं और मेरे भी मेंटर हैं। आई थिंक इंग्लिश एस्से की सर के पास वो अथॉरिटी है, शायद एफपीएससी भी हमें पास कर लेगा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स और व्यूअर्स। आपको सिविल सर्विसेज प्रिपरेटरी स्कूल की जानिब से खुश आमदीद। आप लोग डेफ़िनेटली फ़ॉर्मल इंटरव्यूज़ और हमारी अकेडमी के प्लेटफ़ॉर्म से मॉक इंटरव्यूज़, कामयाबी की कहानी ये सब सुनते रहते हैं। लेकिन हमने ये फ़ैसला किया कि आप लोगों की आसानी के लिए ज़्यादा इन डेप्थ एनालिसिस और ज़्यादा इनसाइट्स मुख्तलिफ सीएसएस की तहों के बारे में आप लोगों को ज़्यादा मालूमात फ़राहम करने के लिए हम एक पॉडकास्ट का एक सीरीज़ शुरू करें। तो ये वाली पॉडकास्ट जो होगी ये टू वे इंटरेक्शन इसमें होगा। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करा दूँ। मेरा नाम मखमल हयात है और मैं इसी सीएसएस 2023 का, जिसमें अभी रिज़ल्ट आया 4 मई को, इसमें पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में एज़ एन असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पुलिस मेरी तैनाती हुई है। थर्ड आई गॉट 34th पोज़ीशन ऑल ओवर इन पाकिस्तान। और मेरे साथ मौजूद हैं मैम ऐनुल फ़ातिमा, ये आज़ाद कश्मीर से तल्लुक़ रखती हैं और आप लोग डेफ़िनेटली इनको पहले हमारे प्लेटफ़ॉर्म से देखते रहते हैं। इनकी इस साल माशाल्लाह इनलैंड रेवेन्यू सर्विस में एलोकेशन हुई है। सर आपको याद होगा कि जब हमने इंटरव्यू सीरीज़ का आगाज़ किया था, तो उस दिन भी सबसे पहला इंटरव्यू मैंने आपका ही कंडक्ट किया था एंड आप देखिए चेन ऑफ इवेंट्स कैसे रिलेट करते हैं कि आज हम पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं और उस दिन भी आज आप यहाँ मौजूद हैं और हम लोग अपने इंटरव्यू पॉडकास्ट सीरीज़ का भी जो स्टार्ट है वो आप ही से ले रहे हैं। एग्ज़ैक्टली मैम ऐसा ही है। यानी वो 12 दिसंबर 2023 था, जब हमारा पीएमएस का रिज़ल्ट आया था। और आज देखें 6 माह तकरीबन गुज़र गए हैं, तो आपने डेफ़िनेटली बहुत सारे इंटरव्यूज़ कर चुकी हैं इस अकेडमी के प्लेटफ़ॉर्म से भी। और अगर माशाल्लाह आपने भी एलोकेशन हासिल की है और इतना अच्छा ग्रुप आपको मिला है और आपकी माशाल्लाह बड़ी अच्छी पोज़ीशन है। अगर मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछूँ, अब स्पेसिफ़िकली अगर थोड़ा-सा मैं एक पर्सनल क्वेश्चन पूछूँ, तो आप सीएसएस करना क्यों चाहती थीं? ये हुँ। एक बेसिक सवाल जो हर किसी के माइंड में आता है, जो भी लोग सीएसएस करें, क्यों करें लोग सीएसएस? आपने क्यों किया? सर जैसे आपको पता है कि हर बंदे की कोई इनर डिज़ायर्ड या होती है, आपको कोई इनर कॉलिंग आ रही होती है बेसिकली। तो आप किसी भी डायरेक्शन में हो ज़िंदगी में कोई भी काम कर रहे हो तो आपको लगता है कि मैं ये भी कर सकता हूँ या मुझे ये करना चाहिए। तो वो एक जर्नी होती है जो इंसान को फ़ील होता रहता है कि शायद ना मेरे अंदर पोटेंशियल है या आपको आपके दोस्त अहबाब बताते हैं, वालिदैन, टीचर्स वो आपको करते रहते हैं। तो बेसिकली मुझे अंदाज़ा नहीं था कि सिविल सर्विसेज़ कोई एग्ज़ाम्स हैं। हर स्टेप पे जो आगे फर्दर प्रोसेसेस होते थे वो खुलते जाते हैं। तो जब मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे आई तो वहाँ पे जो हमारा डिपार्टमेंट्स हैं मुख्तलिफ सोशल साइंसेज़ के बड़े स्ट्रॉन्ग हैं इस चीज़ में। कायद आज़म यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रही हूँ। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो तैयारी करते हैं एग्ज़ाम्स की, तो मुझे उनको देख के अच्छा लगता था। और उनका जो नॉलेज होता है आपको अंदाज़ा है कि वो बड़ा वेरियस वैरायटी ऑफ नॉलेज, फिर इन डेप्थ एनालिसिस, तो मुझे उनकी बातों से इम्प्रेस होती थी। और मेरे अंदर ये ख्वाहिश है कि अगर कोई चीज़ मुझे अच्छी लगती है मैं उसको अडॉप्ट कर लेती हूँ। तो मैं कोशिश ये करती थी कि इस तरह की चीज़ें पढूँ, किताबें पढूँ और अखबार पढूँ। हालाँकि अखबार में उस टाइम पे मुझे ज़्यादा रिलेटिव कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन मैं फिर भी पढ़ लेती थी क्योंकि सब पढ़ रहे होते थे। लाइब्रेरी एग्ज़ैक्टली। में जाके अखबार पढ़ना। तो बड़ा रेगुलर तो नहीं हुआ लेकिन वो मुझे शौक पैदा हो गया वहाँ से देखते-देखते। और फिर जब आपके दिल में ख्वाहिश हो तो आपको ना कोई रास्ता मिल ही जाता है। तो बैक इन 2021 जब कोविड का टाइम चल रहा था, तो उस दौरान पे ये कि थोड़ी फुर्सत मिली, अपनी फ़ील्ड में हम काम कर रहे थे, वहाँ से थोड़ा-सा ध्यान हटा, गैप मिला आपको, तो आप फिर किसी और चीज़ की तरफ भी करते परस्यू। तो स्टार्ट बेसिकली वहाँ से किया और मेरा जो इरादा था कि क्यों करना है, हमेशा से वो यही था कि हमारे वालिदैन ने भी और मेरे अंदर खुद भी जो है एक हुब्बुल वतनी का जज़्बा है, पैट्रियोटिज़्म की ज़ील है। मैं चाहती हूँ कि ना मुल्क अच्छा रहे, खुशहाली हो, हम कुछ कर सकें। तो बड़े हम नेशनल एंथम सुन के बड़े हुए हैं, नेशनल जो ऑफ़ सॉन्ग्स हैं कोर्स, उनको, बिल्कुल। तो वो फीलिंग अभी भी ज़िंदा थी। सो आई वांटेड कि अगर मैं मुल्क में रह के कुछ कर रही हूँ तो सर्व करूँ ना, मतलब लोग हैं, उनको ज़रूरत भी है, हम कुछ कर भी सकते हैं। लेकिन एक लिमिटेड कैपेसिटी में ना हो फिर वो
जितनी भी आप फुल आपने पूरी ज़िंदगी काम करना है, तो वो एक बड़े प्लेटफ़ॉर्म से हो। और उससे अच्छा क्या प्लेटफ़ॉर्म है कि जो आपको आपकी स्टेट प्रोवाइड करती है, मुख्तलिफ़ अपॉर्च्युनिटीज़ आपको प्रोवाइड करती है कि आप बेहतरीन तरीके से सर्व कर सकें। तो एग्ज़ैक्टली, गोल सिर्फ़ सर्व करना था, और मुझे जब मैं इवन आई वाज़ वर्किंग एज़ अ फार्मासिस्ट, तो मेरा गोल यही था कि मैं ट्रू जो सेंस ऑफ नॉलेज है अबाउट मेडिसिन्स उसको पेशेंट को बताऊँ। तो अब एग्ज़ैक्टली, यूजुअली ये होता है कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता, उनके पास बहुत रश होता है। सो सही। व्हाट व्हाट डू दे एक्सपेक्ट फ्रॉम फार्मासिस्ट? तो मैंने उस चीज़ को, उस गैप को फिल करने की कोशिश की। सो दिस इज़ हाउ कि आप जहाँ पे भी हों, वहाँ पे कोशिश करें कि आप हेल्प कर सकें। बिल्कुल सही। तो जो भी रास्ता अल्लाह ताला, ये जैसा डिवाइन गाइडेंस, जहाँ पे आपको अल्लाह ताला जो रास्ता दिखा दें, आप वहाँ जो मनसब आपको दे दें। बट बेसिक गोल यही है कि अच्छा करना है, सबके लिए अच्छा करना है। ज़बरदस्त, आपने बहुत खूबसूरती से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। तो आपका क्या रहा? आपने कैसे डिसाइड किया कि मतलब दिस इज़ द फील्ड आई वांट टू? तो आपने पीएमएस भी माशाल्लाह क्वालीफाई किया, फिर सीएसएस भी क्वालीफाई किया, तो इट शोज़ द डेडिकेशन जो ऑफ़ कोर्स। की आपने इसको परस्यू करके। येस मैम, आई बिलीव आई एम फॉर्च्यूनेट इनफ बिकॉज़ आई बिलॉन्ग टू एन एरिया जो हमारा इलाका इलाका है स्पेसिफिकली। तो दे हैव अराउंड आवर विलेज इज़ अबाउट 15 टू 20,000 इन इन नंबर्स ऑफ पॉपुलेशन, और हमारे यहाँ कोई 15-20 जजेस हैं और 5-6 सीएसपीज़ हैं। सो वी हैव बीन विटनेसिंग सीइंग डिफरेंट रोल मॉडल्स सिंस आवर चाइल्डहुड, इंक्लूडिंग ये जो मुरीद हुसैन जसरा साहब हैं, सर जसरा, ये हमारे गाँव से हैं। तो मेरे ख़्याल है मोटिवेशन बचपन से ही हमें मिलती मिलती थी सिविल सर्विसेज़ के बारे में। हुँ, तो 2 चीज़ें होती हैं मुझे लगता है जो कि हर इंसान के अंदर होती हैं। पहली चीज़ इंसानियत की खिदमत करना, और जो दूसरी चीज़ है वो सोशल रिकॉग्निशन। प्लेटो भी कहता है, अफ़लातून भी, कि इंसान की जो सबसे बड़ी ख़्वाहिश है वो एप्रिसिएशन की ख़्वाहिश है। हुँ, अच्छा, अब जो सीएसएस एक ऐसा वाहिद मुझे लगता है टूल है जिसके ज़रिए आप ये दोनों अपने एम्स फुलफ़िल कर सकते हैं। आप इंसानियत की खिदमत भी कर सकते हैं, और इसी के साथ-साथ द लेवल ऑफ सोशल रिकॉग्निशन दैट यू गेट आई बिलीव इज़ फिनोमिनल व्हेन यू गेट सक्सेस इन सिविल सर्विसेज़। मेरे ख़्याल से ये कुछ मोटिवेशंस थी मेरे लिए। और अगर मैं अभी इसी सवाल से आपसे पूछूँ, अ, अभी जो एस्पायरेंट्स हमें देख रहे होंगे डेफ़िनिटली दे हैव बीन गोइंग थ्रू डिफरेंट फेजेस इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन, और आप भी मुख्तलिफ फेजेस से गुजरी होंगी और माशाल्लाह आपका सफ़र इतना सक्सेसफुल रहा है। वो ये कि स्पेशली जो रिटन एग्ज़ाम था उन दिनों में, और उससे कम से कम आप कह लें कि जब आप तैयारी के बिल्कुल करीब होते हैं 2-3 माह पहले डिफरेंट थॉट्स आ रहे होते हैं कि हुँ। मैं नहीं कर सकता, और वो 6 दिन भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होते हैं। तो आपको किस लम्हे लगा कि यार ये बहुत मुश्किल है? और कब आपको चैलेंज आया लेकिन फिर भी यू रोज़ अप, आपने कहा नहीं, आई कैन डू इट? मतलब स्पेसिफिकली 2 मोमेंट्स अगर आप रिकाउंट कर पाएँ कि कब आपको लगा कि ये बहुत मुश्किल है, और कब कोई इंटरेस्टिंग सा वाक़या कि कब आपने कहा नहीं ये तो मैं कर लूँगी, आई कैन डू इट? हुँ। तो ये तो आई थिंक हर बंदे की, जिसकी एग्ज़ाम की तैयारी हो रही होगी, वो इस फ़ेज़ से गुज़रा होगा कि यार इस बार दें या ना दें, या दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो डेफ़िनेटली मेरे ऊपर भी ये टाइम आया। स्पेशली आई थिंक आई रिमेंबर ये टाइम था सितंबर का, जब मैं तैयारी की बहुत अच्छी फ़ेज़ में थी। तो वन ऑफ माय एडवांटेजेस वाज़ आई न्यू कि अगर मैं अर्ली स्टार्ट करूँगी तो उतनी ज़्यादा मैं आसानी से कॉन्फिडेंस से पेपर में अपीयर होंगी। तो मैंने तैयारी टाइमली स्टार्ट कर दी थी। आई हैड गुड इनफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर थिंग। तो मेरी ना सितंबर के अराउंड ऑप्शनल्स की तैयारी तकरीबन स्ट्रांग हो चुकी थी। लेकिन उस लम्हे मुझे एस्से जो है ना, वो लग रहा था कि यार मैं लिखती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे एक वो है कोशिश मेरी ये रहती है कि ना ही लिखना पड़े ना, सही। हमारा वो है कि अच्छा बस। राइटिंग का फ़ोबिया होता है। हाँ, राइटिंग का फ़ोबिया होता है, और ये है कि यार बस रिटेन कर लिया तो आउटपुट आ जाएगी जब लिखना पड़ेगा। तो मैं वो उस तरह की स्टूडेंट रही हूँ कि जब एग्ज़ाम का प्रेशर आता है या हॉल में बैठ के ना, बड़ा अच्छा आउटपुट आता है। उससे पहले मैं कहती हूँ कि ज़रूरत नहीं है, बस ठीक है। लेकिन मुझे अंदाज़ा था कि सीएसएस में ये स्ट्रैटेजी नहीं चलेगी, मुझे लिखना पड़ेगा। तो उसको अवॉइड करते-करते बहुत लेट हो गया था, और एक दिन बस मुझे रियलाइज़ेशन हुई कि क्या फ़ायदा अगर मैंने 11 के 11 सब्जेक्ट्स पास कर लिए और ऐसे खुदा ना ख़ास्ता पास ना किया, तो मुझे तो ये एफ़र्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर मैं एक उस मेजर चीज़ को, जो मुझे एग्ज़ैक्टली, हर्डल है, बिल्कुल उसको ऐसे ही। फ़ेस ही नहीं कर पा रही। तो उस दिन मैंने डिसाइड किया कि आज से बिस्मिल्लाह करनी है और बस मैं ऐसे लिखूँगी। वो पॉइंट जो था क्रिटिकल था, और जब मैंने स्टार्ट किया लिखना, और मुझे टेक्निकलिटीज़ का पता था क्योंकि आई हैव लर्न्ड इट फ्रॉम माय टीचर। तो मुझे ये पता था कि टेक्निकलिटी क्या है, बट मेरे पास कंटेंट नहीं था, उतनी वो डायमेंशन नहीं थी, डेप्थ नहीं थी, लिखने की स्किल नहीं थी।
तो मैंने कहा आज तो लिख के ही छोड़ूँगी, बस करना ही करना है। तो सो व्हाट आई डिड कि मैंने कहा अगर खुद से नहीं लिखा जा रहा, तो आई कैन टेक हेल्प फ्रॉम समवन हू हैज़ रिटन इट। तो मैंने ना सर्च किया एक टॉपिक, पीएमएस का टॉपिक था और वो था वॉर के ऊपर, पीस के ऊपर, वॉर के ऊपर। वो मैंने एज़ इट इज़ टाइप किया तो कुछ उसके ऊपर रिटन आ रहा था लिखा हुआ, एंड स्पेशली फ्रॉम यूपीएससी कैंडिडेट्स उनका आ रहा था। तो मैंने वो उठाया और मैंने देखा उनका स्टाइल काफ़ी डिफरेंट था और तरीका मुख्तलिफ था, लेकिन अच्छा लिखा हुआ था। सो आई सेड कि अच्छा आर्ग्यूमेंट्स में इसको अपनी जो हमारी टेक्निक्स हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उस पे अप्लाई करती हूँ। एंड इट टुक मी अ गुड कपल ऑफ डेज़, लाइक 10-15 दिन लगे मुझे, और मैंने एक ऐसे मुकम्मल किया। और वो अच्छा। बेसिकली तो मैंने हाफ़ चीटिंग की भी थी, लेकिन ये है कि यस मैम। मुझे थोड़ा-सा हुआ कि अच्छा लिख लिया है, कोशिश कर रही हूँ एंड अल्लाह ताला विल हेल्प मी। तो 1-2 के बाद ना फिर आसानी हो जाती है, यू अंडरस्टैंड द आर्गुमेंट, स्टाइल समझ आ जाती एग्ज़ैक्टली। है। और वो था, तो वो जब मैंने वो फ़ियर ओवरकम कर लिया ना कि एक मेजर सब्जेक्ट है, मैं उसको अब देख रही हूँ, कर लूँगी, तो फिर मुझे ना स्ट्रेंथ आना शुरू हो गई। तो फिर देन आई डिसाइडेड कि नहीं, अब तैयारी है, अब बैठ जाएँगे। एंड द डे आई सैट इन द एसे एग्ज़ाम, तो मैं खुश थी। जब मैं निकली ना पेपर करके, तो मैं खुश थी यू आर कि सैटिस्फाइड कि या अब ठीक है। सैटिस्फैक्शन तो आपको पता है कि वो फुल लेवल की नहीं होती, जी, अनसर्टेनिटी रहती है, लेकिन आई एग्ज़ैक्टली। वाज़ हैप्पी आफ्टर गिविंग द पेपर। वो जो जो मैं करना चाह रही थी ना उस 3 घंटे में, मुझे ये लग रहा था कि शायद अगर मैंने 30 मिनट्स में आउटलाइन, इंट्रोडक्शन ना लिखा, तो प्रोबेबली मैं नहीं कर पाऊँगी 3 आवर्स के अंदर। तो जो टाइमलाइन मैंने डिसाइड की थी 30 मिनट्स के अंदर, आई बिल्ड द इंट्रोडक्शन, आई बिल्ड द आर्गुमेंट्स, और आहिस्ता-आहिस्ता करके मेरा मतलब जब कंप्लीट हुआ, तो आई वाज़ हैप्पी कि यार अल्हम्दुलिल्लाह एफर्ट कर लिया, अब अल्लाह ताला पे छोड़ देते हैं। तो दिस इज़ हाउ इट ज़बरदस्त। वेंट। अच्छा, एक चीज़ और भी मैं यहीं पे अगर मेंशन करूँ तो चूँकि मेरी 3rd अटेम्प्ट थी, इन फर्स्ट अटेम्प्ट आई क्वालिफाइड द रिटन एंड इन 2 पार्ट बट अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट गेट एलोकेटेड। एक चीज़ जो एस्से के पेपर में स्पेसिफिकली मैंने ये देखी है, जो बच्चों में मैंने देखी है अपने इस फ़ेज़ में और अपने आप में स्पेसिफिकली मैंने देखी है, कि आप जितना एस्से वाले पेपर में जितना काम रहते हैं ना, उतना ही आप स्ट्रॉन्ग हैं। हुँ। मतलब एक फ़िलॉसफ़र है मार्कस ऑरेलियस, तो उसकी एक बड़ी खूबसूरत कोटेशन है कि द वन हू हैज़ अ काम माइंड इज़ क्लोज़र टू या। स्ट्रेंथ। यानी आप ऐसे वाले पेपर में आपको पता है अगर 100 बंदे बैठे हैं ना, आई बिलीव अराउंड 70% चॉक एट द मोमेंट दे गेट द पेपर। या। इफ़ यू हैव अ काम माइंड और अगर आप फोकस तरीके से ठंडे दिमाग से काम होके बैठें और पेपर को हल करें, आई थिंक देयर आर हायर चांसेस ऑफ योर सक्सेस। यानी बहुत सारे टैलेंटेड लोग जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है, जिनके पास कंटेंट होता है, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि वो पैनिक हो जाते हैं, वो वहाँ पे लूज़ हुँ। कर जाते हैं। अच्छा, अगर मैं इसी से ही आपकी उस बात से कनेक्ट करूँ कि कौन से ऐसे फेजेज़ हैं, जहाँ पे मुझे फ़ील हुआ कि मुश्किल है और कब मुझे लगा कि नहीं इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। तो मेरी 2022 सीएसएस का जो रिज़ल्ट आया, वो आया 7 दिसंबर 2022 को। 7 दिसंबर 2022 को रिटन का रिज़ल्ट आया। जी। तो आई गॉट वेरी गुड स्कोर 693 एक्सक्लूडिंग एसे, लेकिन मेरा एसे ड्रॉप हो गया। तो वो फ़ेज़ ये था कि हमारे 2 फरवरी 2023 को पहला पेपर था। यानी आई हैड अराउंड 56 डेज़ टू प्रिपेयर या। फॉर माय थर्ड एंड लास्ट अटेम्प्ट। तो मुझे याद है 7 दिसंबर को रिज़ल्ट आया, जिसमें मैं फ़ेल हुआ और उसके बाद मैं सर जसरा के पास आया। उन्होंने मुझे कुछ बताया, कुछ चीज़ें हाइलाइट की और स्पेसिफ़िकली एक जो इंसिडेंट मेरे हमेशा माइंड में रह गया, वो ये कि उन्होंने 3-4 एसेज़ मुझे लिखा है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं उनके पास एक एसे लेके गया और कि ये सफ़र ऐसा इंतहाई डिप्रेसिंग है, इंतहाई फ्रस्ट्रेटिंग है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं फ्रस्ट्रेटेड था, डिप्रेस्ड था। तो सर ने उस दिन ऐसे लिखा, देखा और वो ऐसे था पॉलिटिकल पोलराइज़ेशन और पाकिस्तान की करंट सिचुएशन के बारे में था। हुँ। तो सर ने उस वक़्त मुझे ये एग्ज़ैक्टली वर्ड लिख के दिए कि यू विल आउटशाइन दिस टाइम। तो वो वाला जो मोमेंट था ना, दैट वाज़ द मोस्ट अनफॉरगेटेबल मोमेंट ऑफ माय लाइफ। आई कांट फॉरगेट द फीलिंग हुँ। दैट आई हैव राइट आफ्टर सीइंग सर यशराज नोट। तो वो वाला मुझे याद है, वो आई बिलीव 3rd या 4th जनवरी को उन्होंने लिखा था 2023 सही। को और हमारा पेपर था 2 फरवरी को। हुँ। तो वो जो पूरा 1 महीना गुज़रा था ना, वो मैंने उस कॉन्फिडेंस, उन वर्ड्स के हिसाब से राइट। जो मुझे एतमाद मिला हुआ था, उसकी बुनियाद पे मैंने मेरा ख़्याल है पेपर दिए, हुँ। जो 2 फरवरी से 6-7 फरवरी तक रहे। तो कहने का मकसद ये है कि ये एक हकीकत है कि ये सफ़र मुश्किल है। हुँ। लेकिन अगर आप अपने आप को काम रखते हैं और आपको कोई अच्छा मेंटर या कोई अच्छा चेकर आपको मिल जाए, तो डेफ़िनिटली आप आसानी से सफ़र को पास पास कर लेते हैं। अच्छा, इसी के हिसाब से मेरा एक और आपसे क्वेश्चन है।
मैं इस पे थोड़ा-सा ऐड करना जी चाहूँगी मैम, जो प्लीज़। आपका पॉइंट है ना कि कामनेस ऑफ माइंड का, तो ये एक इंसिडेंट है जो मेरे साथ भी हुआ है एंड आई थिंक मेनी विल रिलेट कि जब हमारे पास पेपर आया ना, तो ज फर्स्ट अटेम्प्ट में और सेकंड अटेम्प्ट में यही डिफरेंस था। द कॉन्फिडेंस दैट वी हैड कि हम तैयार हैं और कुछ भी आ गया तो वी विल फेस इट। तो फर्स्ट में मेरी एबिलिटीज़ वही थी ऑलमोस्ट इंग्लिश की, क्योंकि हमारा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग थी, अच्छी हम पढ़ते हुए आए थे, तो इंग्लिश का उस तरह से वो नहीं था। लेकिन जो चीज़ थी ना कि जब मेरे पास पेपर आया तो मेरे ज़हन में ये स्ट्रेस था कि मैंने कौन-सा टॉपिक सेलेक्ट करूँगी। तो मैंने 9 को गौर से पढ़ा ही नहीं। जो पहला ही दूसरा जो मुझे लगा कि शायद थोड़ा बहुत मैंने उस पे किया हुआ है, उस खौफ में कि बाकी मुझे तो आते ही नहीं है या मैं कर ही नहीं पाऊँगा। तो बाद में जब हम पेपर से बाहर आके देखते हैं ना, टेक्नोलॉजी पे भी आया हुआ था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी आया हुआ था। देयर आर वेरियस टॉपिक्स जो आप बाद में समझते हैं कि यार लिख सकता था। लेकिन उस स्ट्रेसफुल मोमेंट में जब आपने डिसीजन लेना हो, जब आप ऐसा टॉपिक चूज़ कर लें या आप फोकस ना कर पाएँ या आप अपनी थॉट्स को कलेक्ट ना कर पाएँ अच्छे आर्गुमेंट्स के लिए, तो वो एग्ज़ैक्टली, पैनिक जो है ना बेसिकली डिसाइड कर देता है। एंड एज़ आई से कि जो आपकी फीलिंग होती है ना, वो पेपर पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। एग्ज़ामिनर को पता चल जाता है कि हैज़ार्ड थॉट्स हैं, पूरा जो है उसने पीछे से प्रैक्टिस नहीं करके आया हुआ। सो दीज़ आर द थिंग्स कि काम माइंड जो है ना, वो कॉन्फिडेंस जो आपको आएगा वो प्रिपरेशन से ही आएगा। वो किसी एग्ज़ैक्टली। और कोई और मंत्रा नहीं है कॉन्फिडेंस लेके जाने का एग्ज़ाम में, वो प्रिपरेशन ही है। द हायर लेवल ऑफ प्रिपरेशन दैट यू हैव, द मोर कॉन्फिडेंट यू विल फील। क्या कहते हैं आप इस बारे में? बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली आपने 110% सही कहा है। मुझे खुद यही लगता है कि अगर बंदा काम हो तो आसानी से वो सब कुछ कर लेता है। अच्छा, यहीं पे अगर मैं आपसे भी एक और क्वेश्चन पूछूँ, अगर आप 2 से 3 चीज़ें बता सकें जो कि एक एस्पायरेंट जो कि बिल्कुल आम जनरल एस्पायरेंट है, सीएसएस का भी तैयारी शुरू करने लगा है, कि वो कौन-सी 3-4 चीज़ों का ख़्याल रखे सब्जेक्ट सेलेक्ट करते वक़्त? सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हुए मेरा तो ये है कि पहले आपको थोड़ी-सी ना खुद भी स्टडी करनी पड़ती है। ठीक है, एज़ इन जब आप आ रहे हैं कोई चीज़ ऑप्ट करने के लिए, तो अगर आपको बिल्कुल ही कोई नहीं है, देयर आर थिंग्स जैसे आप सुनते भी आते हैं, मेंटोर्स भी होते हैं और आपको ना पीयर्स भी होते हैं। जैसे आप देखते हैं कि इस साल जो पास हुए हैं, वो आपको बताएँगे कि हमारे ये ऑप्शनल्स एग्ज़ैक्टली, हैं। तो आपको एक जनरल आइडिया हो जाता है कि कौन से सब्जेक्ट्स जो है एक बंदा जिसका बैकग्राउंड ही नहीं है, वो कैसे लेगा। तो 2 तरह के हम सब्जेक्ट्स को ले लेते हैं। एक तो स्पेसिफिक बैकग्राउंड के जो सब्जेक्ट्स हैं, तो वही बच्चे लेंगे जो फिज़िक्स में मास्टर्स हैं, तो वो फिज़िक्स ले सकते हैं, केमिस्ट्री में मास्टर्स हैं, तो केमिस्ट्री ले सकते हैं, अप्लाइड मैथ्स हो गया, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स। ये तो वो पूल है जो कि बहुत लिमिटेड है, हमें पता है कि वो ऑप्ट इसके अलावा भी अगर आपके जो 5-6 सब्जेक्ट्स रह जाते हैं, उनको ऑप्ट करने के लिए आपको जनरल सब्जेक्ट्स ऑप्ट करने पड़ेंगे। और उन जनरल सब्जेक्ट्स को फिर मैंने ये स्ट्रैटेजी रखी थी कि आप टाइम में देखें कि टाइम में कितना टाइम है। सो मैंने अच्छा टाइम अपने हर उसके लिए रखा। आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग अर्ली। तो अगर सब्जेक्ट लेंथी भी है तो मुझे उसका खौफ नहीं था कि यार टाइम नहीं है। वंस यू डिसाइड कि अच्छे टाइम पे आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर लें और आप अपने इंटरेस्ट को देखें फिर। तो एक सब्जेक्ट था गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी का, और उस साल बड़ा हाई स्कोरिंग रहा और सब उसकी तारीफ़ करते हैं कि ईज़ी है, शॉर्ट कोर्स है, काफ़ी जो रिलेट करता है। बट मैंने खुद जब उसको पढ़ना शुरू किया, बेसिकली ऑप्ट मैंने इसीलिए किया था कि अच्छा स्कोर दे रहा था। लेकिन मैंने उसको पढ़ना शुरू किया तो मुझे उसकी थ्योरीज़ नहीं समझ आई थी। आई वाज़ अनएबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस विद कॉन्फिडेंस। तो आपको ये फीलिंग खुद ही आ जाती है कि दिस सब्जेक्ट इज़ प्रोबेबली नॉट फॉर मी। देन यू यू मेक अ बेटर डिसीजन कि आप अच्छा सब्जेक्ट जिसमें इंटरेस्ट है, जो समझ आ रहा है, ईज़ी गोइंग है, तो आप उसमें ज़्यादा एफ़र्ट करके ना अच्छा स्कोर ले सकते हैं। एग्ज़ैक्टली, अब मुश्किल चीज़ ऑप्ट करके जिसमें आपको पता है कि बहुत ही करके भी मुझे क्या मिल जाना है, वो उसमें अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें। आप थोड़ा-सा 1, 2, 3 लेक्चर्स लेने के बाद अच्छा इवैल्यूएट कर सकते हैं कि सब्जेक्ट की नेचर क्या है। तो मेरा तो एडवाइस यही है कि थोड़ा-सा एक्सप्लोर खुद भी करें। आपको एडवाइस मिलती है कि ये अच्छा सब्जेक्ट है, उसको आप अगर ऑप्ट करते हैं, तो फिर थोड़ा-सा उसको खुद भी इवैल्यूएट करें कि आपका दिल क्या कह रहा है, आप येस ये कर मैम, सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यू कैन ऑलवेज़ स्विच इन अ राइट टाइम। ये नहीं कि आप क्लोज़ टू एग्ज़ाम है तो स्विच करें। दैट्स अ स्ट्रैटेजी दैट विल लीड टू फेलियर। ऑफ़ आप कोर्स। 9 8-9 महीने पहले इवैल्यूएट करके कंफर्म हो जाए, सीमेंट कर लें कि यही ऑप्शनल्स रहेंगे और फिर आप उस पे तैयारी करें। यस मैम, और रिटन पास करना डेफ़िनेटली एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हुँ, होती है। पाकिस्तान में हर साल अराउंड 350 टू 400 लोग ही पास करते हैं। तो उसकी खुशी डेफ़िनेटली बहुत जेन्युइन होगी। आपसे मेरे 2 किस्म के अब क्वेश्चन हैं। पहला ये कि रिटन की खबर पास होने की आपने कब और कैसे सुनी? दूसरा ये कि रिटन पास करने के बाद
स्पेशली ये जो साइकोलॉजिकल का प्रोसेस था, जो एफपीएससी में हमारे साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग हुँ, एक्सपीरियंस आई बिलीव वी हैव हैड, रंगों के बारे में और साइकोलॉजिस्ट्स के साथ हुँ। इंटरेक्शन। आप थोड़ा-सा हमें उसका भी रिकाउंट दें, लेकिन पहले सिर्फ़ ये बता दें कि आपने रिटर्न की खबर कैसे सुनी? फिर आप साइकोलॉजी वाले डे की तरफ मूव कर सकती हैं। तो रिटर्न की खबर बेसिकली वो न्यूज़ होती है जहाँ पे आपको लगता है यू हैव मेड इट, ठीक येस है? मैम। वो आप एंटिसिपेट भी नहीं कर रहे होते, वो बहुत अनसर्टेन होती है। मतलब अगर आपने रिटर्न क्वालीफाई कर लिया हो तो फाइनल इंडक्शन आप होपफुल होते हैं ऑलवेज़ कि अल्लाह ताला हेल्प करेंगे। बट रिटर्न में तो यू आर वेरी अनसर्टेन कि ना एग्ज़ैक्टली। होगा या नहीं होगा। तो मेरा ये था कि क्लोज टू द एग्ज़ाम ना र्यूमर्स आते हैं कि आज आ रहा है, कल आ रहा है, तो मैं ना आई वाज़ ऑफ सोशल मीडिया, तो मैं सोशल मीडिया देख ही नहीं रही थी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि उस दिन रिज़ल्ट ने आना है या उसके कोई चांसेस हैं। एंड आई वाज़ वर्किंग, तो मैं जो थी आई वाज़ एट माय वर्क प्लेस, तो मुझे मेरी फ्रेंड की, कोलीग की कॉल आई। हम बिकॉज़ वी वर वर्किंग इन द फील्ड, तो मेरे कोलीग रहे हैं। उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने कहा कि व्हाट्स योर रोल नंबर, तो मैंने कहा कि रिजल्ट आ गया है। आई वाज टेकन येस, अबैक, तो मैंने एग्ज़ैक्टली। कहा रिजल्ट आ गया? तो उन्होंने कहा हाँ रिजल्ट आ गया। तो मैं बड़ी सरप्राइज थी। उन्होंने कहा रोल नंबर क्या? मैंने कहा रोल नंबर तो काफ़ी टाइम से नहीं देखा, ज़हन में नहीं है, बट माय नेम विल बी रिटन इन अ डिफरेंट स्पेलिंग। मुझे अपने स्पेलिंग का पता था कि वो ना एक एरर है विच इज़ ए डबल एन। तो मैंने कहा कि अगर ये ए डबल एन से ही है तो इट विल बी माय नेम, क्योंकि ये इतना कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि एनुल फातिमा भी हो और एग्ज़ैक्टली। उसी स्पेलिंग से हो। तो मैंने कहा इट विल बी माय नेम, एंड ही सेड कि हाँ इट इज़ ए डबल एन, और प्रॉब्ली इट्स यू, और माशाल्लाह यू हैव क्वालिफाइड इट। माशाल्लाह। तो मैं बड़ी एक्साइटेड थी, और वो थी, अब वो टाइम था कि आई वाज एट माय वर्क और मुझे ना ऑफ होने में 3-4 घंटे थे। तो मैं ना आई वांटेड टू रन बैक टू माय होम और मैं जाके बताना चाह रही थी, लेकिन वो जो टाइम था ना कि क्योंकि आई वांटेड टू ब्रेक इट टू माय फैमिली फर्स्ट एंड देन माय वर्क ऑफ़ कोलीग्स। कोर्स। तो मैं ना कंटेन अपने आप को कर रही थी, लेकिन मुझे याद है कि आई वाज सो एक्सटेटिक, हर चीज़ अच्छी लग रही थी, सन वाज सेटिंग, तो मुझे वो अच्छा लग रहा था। और मरी रोड पे, चूंकि मेरा उस टाइम पे ऑफिस था, तो वो ना मरी रोड की ट्रैफिक जैम थी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो वो जी, एक अजीब तरह की फीलिंग थी। मतलब मुझे ऐसा सही है। लगता है कि वो फीलिंग ज़िंदगी में आप शायद बहुत कम दफ़ा यस। करते होंगे, और नाकाबिले यकीन किस्म की कामयाबी थी। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। और हुँ। साइकोलॉजिकल डे वाली थोड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें बताएँ, जो को हो सकता है इंशाल्लाह हमारे देखने वाले बहुत सारे बच्चे दे विल मेक टू द हाँ। फाइनल लिस्ट or even interview or psychological stage. हाँ, आई विल टेल अबाउट द साइकोलॉजिकल, बट आई वुड वांट यू टू लिसन टू योर रिटन रिजल्ट एक्सप्रेशंस एज़ वेल। तो यस हम मैम। फिर उसके बाद इस सवाल पे मूव करेंगे। और आपने बड़ी सही बात की है, जो रिटन वाली खुशी होती है दैट इज़ इनएक्सप्लिकेबल। हुँ, आप उन उसको अल्फ़ाज़ में नहीं बयान कर सकते। मैं इतना श्योर नहीं था अपने सीएसएस की कामयाबी के बारे में, पीएमएस की कामयाबी के बारे में श्योर था, लेकिन सीएसएस के बारे में श्योर नहीं था। और मुझे वो टाइम याद है, 18 सितंबर को कोई 3 बज के मेरे ख़्याल है 5-6 मिनट होंगे कि मोबाइल पे सर मुरीद हुसैन जसरा साहब की कॉल आई, और मुझे पता था कि रिज़ल्ट अब आने वाला है। हुँ, तो मुझे था कि अगर कॉल आई है तो वो फेलियर का तो नहीं बताएँगे, हुँ, डेफ़िनेटली कोई अच्छी खबर है वो बताएँगे। तो मैंने बहुत जल्दी वो कॉल पिक की, सुनी, सर ने खबर दी खुशी की। और आई बिलीव इन द नेक्स्ट 30 टू 30 टू 40 मिनट्स मतलब एक्सटैटिक था, फुल्ली मैं एक्सटैटिक था। मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मैंने नहीं समझा था कि ये इस दफ़ा पास होगा, क्योंकि मैं पीएमएस के बारे में क्वाइट श्योर था। खैर वो वाला दिन बहुत ज़बरदस्त गुजरा। फिर आपको पता है, एक फैज़ अहमद फैज़ का शेर भी है कि मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, कोई यार से निकले तो सुएदार चले। सुबेदार से। तो वही बात थी कि जब रिटन पास किया तो सामने एक और मंज़िल थी कि अब जनाब साइकोलॉजिकल का प्रोसेस है। उसके बाद इंटरव्यू फाइनल। ये वाली भी काफ़ी हेक्टिक किस्म की और टफ़ किस्म के कॉम्पिटिशन्स होते हैं डेफ़िनेटली फाइनल इंटरव्यू में और साइकोलॉजिकल में भी। साइकोलॉजिकल में मुझे लगता है जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ थी, वो पूरा दिन ही आपको पता है जिस तरीके से वो आपको ट्रीट करते हैं, और हुँ, जैसे वो एनवायरनमेंट होता है ओवरऑल उस पूरे हाल का, जिसको इंशाल्लाह बहुत सारे लोग एन्जॉय करेंगे उस दिन जब जाएँगे तो। मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी थी वो थी स्केचिंग, हुँ, जिसमें हज़ारों किस्म के रंग आपके पास आस-पास पड़े हुए हैं। यानी एक पेंसिल से लेकर ब्रश तक आपके पास है, और हुँ, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी रंग कर सकते हैं, क्योंकि दे हैव अ सर्टेन एक्सरसाइज़ इन इन साइकोलॉजिकल एग्ज़ाम, जहाँ पे हमने अपना बेस्ट वर्ज़न ड्रा करना होता है। हुँ, एक ये, दूसरा हमने किसी ह्यूमन बॉडी को कलर करना होता है, 2 हो गए। तीसरा हमने एक, आपको पता है ये एक परफॉर्मा था कि हू आई हैव बीन, हुँ। हू आई एम बिल्कुल, एंड ड्रॉ हू आई विल करके बी। बताना था। यस। तो ये वाली जो एक्सरसाइज़ थी ना, ये मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग थी। हुँ,
और सबसे एक जो और मज़े वाली चीज़ थी, वो जो साइकोलॉजिकल पैनल होता है उसके साथ इंटरव्यू, जो आपके वो 30-40 मिनट गुज़रते हैं उनके सामने, आई बिलीव वो भी एक इंतहाई इंटरेस्टिंग हुँ, एक्सपीरियंस होता है। हुँ, आई कोट इन कोट इंटरेस्टिंग, हुँ। क्योंकि उसमें कुछ भी आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, कुछ बिल्कुल। भी पूछ सकते हैं। तो आई बिलीव ये 2 वाली चीज़ें मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी थी। आपके लिए कौन-सी चीज़ इंटरेस्टिंग थी साइकोलॉजिकल डे में? साइकोलॉजिकल इटसेल्फ पूरी जो एपिसोड थी ना वो ज़्यादा आई थिंक एक्सक्रूशिएटिंग थी देन द इंटरव्यू बिकॉज़ यस मैम। इंटरव्यू में ये था कि 40 मिनट एंड इट्स ओवर लेकिन वो जो फुल डे यू नो दैट दे आर जजिंग यू और यस। वो आपके ऊपर नज़र है हर चीज़ The most judgmental people you ever या face in your life. you ever face in your life and you know even if they are smiling there's a Yes, meaning behind it exactly. और हर चीज़ जो वो कह रहे हैं तो उसमें तो आई मेड अ कपल ऑफ मिस्टेक्स जिस पे मैं थोड़ी सी थी कि व्हेन आई गो इन फ्रंट ऑफ देम इन द इंटरव्यू तो मुझे ना थोड़ा फेस करना पड़ेगा while performing my जो हमारा वो था टास्क था कमांड टास्क था तो उसमें भी आई वाज वेरी एनर्जेटिक बोलने में लेकिन जो सरप्राइजिंगली जो जो हमारी एक्सटेम्पोर स्पीच थी उस पे जो टॉपिक मेरा आया वो बड़ा टेक्निकल था वो फाटा से रिलेटेड था और उसकी थोड़ी सी लॉ की बैकग्राउंड था तो आई मेड आर्ग्यूमेंट्स ओवर इट मतलब खुद से मुझे लग रहा था कि मैंने कोई सॉलिड बात नहीं की अब कुछ तो बोलना है तो कुछ मैंने उसके ऊपर बना तो मुझे लगा कि ना प्रॉब्लली उससे भी मेरा नॉलेज को वो चेक करेंगे तो मेरा इंटरव्यू थोड़ा टफ होगा और मैं आखिरी कैंडिडेट थी उस दिन तो वो भी मेरा थोड़ा सा टेस्ट ऑफ पेशेंस था सही। और जब मैं इंटर हुई हूँ तो उन्होंने पहली बात मुझसे ये पूछी कि आप तो बड़ी थक गई होंगी आप तो वो हो गई तो जब मैं अंदर जा ही रही थी ना उस टाइम पे ऑल्दो कि आई वाज ड्रेन्ड थोड़ा सा टाइम भी होता है थोड़ा सा आपको खौफ भी हो रहा होता है लेकिन मैंने अपने आप को एक बूस्ट दिया बड़ी अच्छी सी स्माइल लेके बड़ा शोल्डर्स को स्ट्रेच करके ना मैं थोड़ा एनर्जी के साथ अंदर गई तो फिर आई टोल्ड देम कि आई एम वेरी एनर्जेटिक राइट नाउ और मैं एम एक्साइटेड कि मैं अभी पैनल के सामने हूँ एंड दे केप्ट इट रियली ब्रीफ लाइक क्योंकि मैं आखिरी कैंडिडेट थी टाइम भी क्लोज हो रहा था तो वो दे केप्ट इट वेरी ब्रीफ और बड़ा ही स्मूथ गया उन्होंने उनमें से एक पैनलिस्ट ने मुझसे खास सवाल भी नहीं किए तो मैं जब निकली हूँ तो फिर मैं असेस नहीं कर पाई थी कि मेरा अच्छा हुआ है या बुरा हुआ क्योंकि बाकियों को दे गेव अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम दे आस्क्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस और वो बेशक टफ हो लेकिन पूछे तो गए सवाल तो मुझे ये एग्ज़ैक्टली। था कि मेरा बड़ा स्मूथ क्या है इतना पूछा भी नहीं है तो पता नहीं शायद यू नो आई एम विल दे कंसिडर मी इवन और नॉट तो वो कश्मकश फिर रही थ्रू आउट जब तक रिजल्ट नहीं आया लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी मेड इट टू द लिस्ट तो इसका मतलब है कि उन्होंने पॉजिटिवली ही कुछ किया होगा एग्ज़ैक्टली। तो आपको ग्रिल तो नहीं किया इंटरव्यू में मुझे साइकोलॉजिकल जो मेरा फाइनल इंटरव्यू था वो ईज़ी गया था, अराउंड 15-20 मिनट का। बहुत सारे लोगों को काफ़ी लंबा भी गया, यानी हम्म 40 प 50 मिनट तक भी लोगों का गया, लेकिन मेरा इतना ज़्यादा कोई लेंथी नहीं हुआ। मेरा काफ़ी इंटरेस्टिंग था, आपको पता ही है 3 पैनलिस्ट थे और आप हर सेकंड में ये सोच रहे होते हैं कि मेरी एक छोटी-सी मूव को भी वो कैसे जज करते हैं, तो बिल्कुल उस हवाले से काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस रहना पड़ता है। अच्छा, इसी हवाले से चलते-चलते माशाल्लाह गुफ्तगू हमारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम मुख्तलिफ सीएसएस की डायमेंशंस को बात कर रहे हैं। तो आपके ख़्याल में एक जो अकेडमी का रोल होता है, एक नॉर्मल एस्पायरेंट है जिसको सीएसएस का जस्ट बेसिक ही न पता है, उसके लिए अकेडमी का किरदार किस हद तक है? और आपकी ज़िंदगी में एक मतलब आपके सफ़र में सीएसएस के सफ़र में अकेडमी का क्या रोल रहा? किसी अकेडमी का? आई बिलीव कि जो आप जिस भी सफ़र में जाते हैं ना तो आप अ, रोशनी तलाश करते हैं रास्ता तो होता ही है लेकिन उस रास्ते पे चलने के लिए आपको यू नो देयर शुड बी सम सोर्स ऑफ गाइडेंस लाइट जो आपको ना उस नेविगेट करने में आसानी करे तो इस जर्नी में भी यही है कि बहुत सी चीज़ें हैं बहुत से वर्जन्स हैं और बहुत से डायनामिक्स हैं चीज़ों के अब वो डिपेंड करता है कि हर बंदे का मुख्तलिफ है फॉर एग्जाम्पल मुझे पता था कि माई वीकनेस इज़ इन एसे तो आई फाउंड अ पाथवे जो कि मुझे एसे में एक्सपर्टीज दिलाए सही कुछ लोगों की फाउंडेशन इंग्लिश की वीक होगी तो उनको वो पाथवे स्टार्ट करना पड़ेगा जहाँ से वो फाउंडेशन लेके चले और एकेडमीज इटसेल्फ एक फोरम है वो आपको बहुत ज़्यादा सोर्स ऑफ गाइडेंस प्रोवाइड करती हैं सब चीज़ एक जगह अवेलेबल है आप मॉक्स दे रहे होते हैं आपको कंपटीशन लेवल का पता चल रहा होता है आप अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही बुक्स का नहीं पता चल रहा अपने कोलीग से आप कर सकते हैं तो इसी तरह से ना दीज थिंग्स हेल्प अस ऐसे नहीं है कि आपने खुद से ही किया सब कुछ हर चीज़ पे हर मोमेंट पे जो आपके दोस्त हैं वो भी कभी आपके टीचर बन गए कभी आपके जो टीचर्स थे वो आपके दोस्त बन गए सो एक गिव एंड टेक चलता रहा आई वुड सजेस्ट ऑल द पीपल कि अगर वो स्टार्ट कर रहे हैं और उन्हें बिल्कुल ही कुछ नहीं पता
तो डोंट शाई अवे फ्रॉम कमिंग टू एन एकेडमी और टू स्टार्ट सीकिंग गाइडेंस। लेकिन हर बंदा विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड एकेडमी, और एवरी पर्सन विल नॉट बी एबल टू बी फिजिकली प्रेजेंट ओवर हियर, राइट? तो वो मुख्तलिफ शहरों से हैं और वो करें, तो आप उस चीज़ को भी अपनी लिमिटेशन ना बनाएं। आप कोई भी सोर्स गाइडेंस का अपना सकते हैं, सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, तो गाइडेंस लेना ज़रूरी है। बट ये कोई वो आपके लिए, हर बंदे के लिए इट्स इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। वो कहाँ से बिलोंग करता है, एग्ज़ैक्टली। वो कौन से शहर में है, क्या उसको सोर्सेज अवेलेबल हैं। तो सीक गाइडेंस, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि खुद से ही करते रहें, क्योंकि इट विल यू विल डू द मिस्टेक्स जो सबने किए हैं, यू विल एग्ज़ैक्टली। लर्न विद टाइम। डोंट डू दैट। जो हमने मिस्टेक्स कर लिए हैं, वी वांट कि वो ना करें लोग जो कि हमने कर लिए हैं, राइट? तो उसके लिए ये है कि ऑलवेज सीखा। इसी के रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी मुझे मेरे ज़हन में आ रहा है, जो कि हर एस्पायरेंट के ज़हन में आता है, कि नोट्स मेकिंग। अब एक सब्जेक्ट है, लेट्स से जनरल स्टडीज़ है। अब उनके पास रहनुमाई नहीं है किसी किस्म की। वो किस तरीके से उसको शुरू करें, किस तरीके से कवर करें, कोई भी एक जनरल सब्जेक्ट है। किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखें और क्या प्रोसेस होना चाहिए नोट्स मेकिंग में या एक सब्जेक्ट को कवर करने के लिए? आई थिंक सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप है ना, जो हम मिस कर जाते हैं, वो ये है कि हम खुद से एफर्ट नहीं करते कि सिलेबस को देख लें। एग्ज़ैक्टली। हम बस लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं, लेक्चर 1, 2, 3, बेशक हम यूट्यूब से कर रहे हो या क्लासेस से कर रहे हो। तो हमारी जो लाइन है ना, बस वो उधर तक ही महदूद है। तो सबसे पहला काम जिसने भी स्टार्ट करना है, उसको अपना सिलेबस डाउनलोड करना चाहिए और सिलेबस की डायनामिक्स को देखना चाहिए। सो देयर आर 5 चैप्टर्स और 10 चैप्टर्स। फॉर एग्जांपल जेंडर इज़ अ वेरी शॉर्ट कोर्स जिसके 8 ही आउटलाइन्स हैं। तो आपको 8 आउटलाइन्स को डिवाइड करना चाहिए कि मैं 4 दिन के अंदर एक आउटलाइन देख लूँगा, उसको मैं उसकी बेसिक्स को देख लूँगा। और फिर आपको जैसे वही है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। तो बेसिक तो आप इंटरनेट से कर सकते हैं, बेसिक चीज़ें यूट्यूब से कर सकते हैं। देन आपको अपना डेप्थ जो है, अपने नॉलेज की डेप्थ या कोई न्यू चीज़ या कोई न्यू आर्ग्यूमेंट जो आपको यूनिक बनाए, वो किसी बुक से ही मिलेगा। तो देन यू मूव टू द बुक्स। ये उल्टी स्ट्रैटेजी नहीं होती कि आप पहले बुक्स पढ़ लें और फिर सोशल मीडिया से हेल्प लेना शुरू कर दें। मेरा तो ये ख़्याल है कि जो बुक है, आप एक दफ़ा उसे पढ़ेंगे तो कुछ और समझेंगे और दोबारा पढ़ेंगे तो कुछ और समझेंगे। ऐसा ही है। और पहली दफ़ा जो आप नोट्स बनाएँगे, वो बड़े बेसिक लेवल नोट्स होंगे, क्योंकि आपको लगेगा हर चीज़ ही इम्पोर्टेंट है। किसी चीज़ की एसेंस तक पहुँचने के लिए ज़रूरी है कि उसको एक दफ़ा पढ़ा जाए, फिर दोबारा पढ़ा जाए और फिर किसी मुख्तलिफ ज़ाविये से पढ़ा जाए। और इतना टाइम कम से कम आपको रखना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जेंडर इज़ अ वेरी शॉर्टर वर्ज़न, तो लोग उसको 5-10 दिन में करके साइड पे कर देते हैं। लेकिन जेंडर इज़ अ सब्जेक्ट दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ मार्क्स, तो यस, आप ऑफ व्हाई नॉट कोर्स। गिव इट 20 डेज़ और 25 डेज़, ठीक है? प्रिपरेशन टाइम इतना रखें एटलीस्ट कि आप किसी सब्जेक्ट को जस्टिफाई करने का टाइम तो दे सकें। एंड अगर आप इतना उसको दे देते हैं, तो इट इट गिव्स अ रियली गुड स्कोर। इस साल भी जेंडर का बहुत अच्छा स्कोर है। तो इसी तरह मैं हर सब्जेक्ट के बारे में समझती हूँ कि अगर पॉलिटिकल साइंस है और या इंटरनेशनल रिलेशंस है, बहुत से बच्चे इन दोनों में से कोई चूज़ करते हैं। तो उनकी डायनामिक्स ये नहीं कि वो आपको 20 दिन में कोर्स कवर हो जाएगा। 20 दिन में सिर्फ़ आपको टॉपिक्स का पता चलेगा कि यस, बात क्या हो ऑफ रही है। कोर्स, बिल्कुल ऐसा ही। कवर आपका कोर्स 2-3 महीने में ही होगा, जब आप उसकी एसेंस तक पहुँच पाएँगे कि क्या है, लिखना क्या है, कहना क्या है। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? आपने बहुत कम्प्रिहेंसिवली ये वाली चीज़ समझाई है और डेफ़िनेटली मैं आपकी सब चीज़ों से ही एग्री करूँगा। थोड़ा-सा मैं सम अप अगर एक चीज़ को कर दूँ, अगर कोई भी सब्जेक्ट हम शुरू कर रहे हैं, लेट्स से जनरल स्टडीज़ है या कोई भी जनरल सब्जेक्ट है, सबसे पहले तो हमें खुद उसका सिलेबस ज़रूर देखना चाहिए। अच्छा, सिलेबस के साथ-साथ जब हमें पास्ट पेपर देखने चाहिए। अगर हमें पता है कि पास्ट पेपर से सिलेबस की लेट्स से कोई एक सब्जेक्ट है जिसकी 10 आउटलाइन है, अगर आपने उसके पास्ट पेपर देखे हैं पिछले 10-15 सालों के, तो आपको आसानी हो जाती है कि कौन से चैप्टर से किस किस्म के क्वेश्चन्स आते हैं। फिर आपको किसी से कोई रहनुमाई लेने की ज़रूरत मुझे लगता है नहीं पड़ती। जब आपको पता है कि एक सब्जेक्ट से कौन-कौन से एरियाज़ इंपॉर्टेंट है, आपने पास्ट पेपर से देखे हैं, तो आपको किसी और चीज़ की कोई इम्पोर्टेंट मतलब किसी और से रहनुमाई की कोई ज़रूरत पड़ती भी नहीं है, पहली चीज़। दूसरी, कोई भी सब्जेक्ट है, उसके लिए 2 किस्म के मेथड्स हैं। एक तो है किसी गाइड बुक, कोई भी सब स्टैंडर्ड किस्म की आप बुक उठा लें और वहाँ से सिलेबस करने की कोशिश करें। दूसरा तरीका है कि स्मार्टली गाइड बुक को जस्ट बहुत यानी जस्ट अब 100 में से जस्ट 10% वेटेज दें। आप कोशिश ये करें कि एफपीएससी की जो रिकमेंडेड बुक्स हैं, एटलीस्ट उनको 1-2 बार ज़रूर कंसल्ट करें। वो हर सब्जेक्ट के आगे 15-20 बुक्स लिखी हुई हैं। ये नहीं है कि आपने सब उनको पढ़ना है। अब जस्ट 2-3 बुक्स को, उनके कंटेंट्स को अपने सिलेबस के साथ मिला के थोड़ा-सा देख लें, तो आपका स्कोर अगर जेंडर में वैसे आएगा ना 50 या 60, अगर आप रिकमेंडेड बुक से नोट्स बना के कोई सब्जेक्ट भी कवर करते हैं, तो डेफिनिटली यू स्कोर वेरी वेल इन दैट सब्जेक्ट, इवन 80-90।
ये वाली चीज़। अच्छा, मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि व्हाट व्हाट स्ट्रैटेजी आई डिड फॉर टेकिंग हेल्प फ्रॉम द फॉरेन ऑथर बुक्स। तो बहुत सी चीज़ें उसमें ये होती हैं कि आपको पता होती है कि क्वेश्चन क्या आ रहा है। फॉर एग्जांपल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें एक सवाल लाज़मी बजट से रिलेटेड आता ही है अल्टरनेट ईयर्स में। तो रादर कि मैं पूरी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक पढ़ती, मैंने कहा अगर बजट का क्वेश्चन आया तो मैं बजट का चैप्टर इतना अच्छा वहाँ से तैयार करती हूँ यस, फॉरेन अफेयर्स की फॉरेन ऑथर की बुक से कि वो क्वेश्चन तो मेरा टॉप ऑफ द क्लास हो। तो उसमें भी ये है कि अगर इफ यू डोंट हैव दैट लेवरेज कि आप सारी किताब पढ़ सकें, वो टॉपिक्स जो बहुत रेपिटेटिव हैं, कम से कम वो आपको ज़रूर उन बुक से पढ़ लेने चाहिए। अब उसका स्ट्रैटेजी ये है कि पीडीएफ डाउनलोड करें बुक का। व्हाट आई डिड कि मैंने उस चैप्टर के स्क्रीनशॉट्स लिए, उसके पेजेस को, और सिर्फ़ वो जो 5-10 पेजेस थे ना, वो मैंने एज़ नोट्स अपने इंक्लूड कर लिए अपनी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो वो जो चैप्टर था इटसेल्फ दैट बिकेम माय नोट्स, उसमें मैंने जो-जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उनको हाइलाइट किया हुआ था। तो मैंने 1-2 दफ़ा जो रिविज़न की ना, वो मैंने उसी चैप्टर की थी, जो कि अच्छी तरह से लिखा गया था, अच्छे वर्ड्स में लिखा गया था, कॉम्प्रिहेंसिवली। सो आप कम से कम बहुत इम्पोर्टेंट जो डायनामिक्स है सब्जेक्ट की, उनको ज़रूर अच्छे से तैयार करें। बाकी कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ही ब्यूरोक्रेसी का टॉपिक है, या पाकिस्तान की जो डायमेंशंस हैं गवर्नेंस की, तो वो आपको न्यूज़पेपर से पढ़ के पता चलेंगी या लोकल बुक्स पढ़ के ही पता चलेंगी, और वो आप खुद से भी लिख सकते हैं। बट समथिंग व्हिच इज़ टेक्निकल, व्हिच इज़ वेरी रिपीटेडली आस्क्ड, तो उसको आप अच्छे तरीके से करें। एंड आई गॉट रियली गुड स्कोर इन जेंडर बिकॉज़ उसमें एक सवाल आया हुआ था फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मूवमेंट का, वेव्स का जो फेमिनिज्म की है। और मैं दुआ कर रही थी कि वो आए, क्योंकि दैट्स वन मेजर चैप्टर जो उस पूरे कोर्स के अंदर है। और वो आया और मैंने बहुत अच्छे से तैयार किया हुआ था, इसी तरह से एक मैंने बहुत अच्छे फॉरेन ऑथर की सोर्स से उसको पढ़ा था और तैयार किया था। तो मुझे पता था कि अगर मैंने पहला सवाल वो उस तरह से उसको पसंद आ गया तो मुझे अच्छा स्कोर मिलेगा। सो आई स्कोर्ड 76। दिस इज़ हाउ यू कैन एंटिसिपेट कि अगर पहला सवाल आप इस तरह का बहुत अच्छा करते हैं तो वो आपको एक्सीलेंट, पॉज़िटिवली एग्ज़ैक्टली। जज करेंगे आगे भी क्वेश्चन में। मैम आपने डेफ़िनेटली ये जो आपका स्पेशली सफ़र गुज़रा है पिछले 6-7 माह में अपने डिफरेंट सक्सेसफुल लोगों से मिली हैं आप, जिन्होंने पीएमएस में और इवन सीएसएस में अच्छी पोज़ीशंस ली। तो आपने डेफ़िनेटली क्लोज़ली ऑब्ज़र्व किया है उनकी सक्सेस को, उनसे पूछा है। तो आप क्या समझती हैं कौन-कौन सी ऐसी 4-5 सिमिलैरिटीज़ हैं जो कि सक्सेसफुल जिन लोगों की एलोकेशन हुई है टॉप ग्रुप्स में या जिन्होंने टॉप पोज़ीशंस ली हैं, उनमें कौन-कौन सी ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें जो उनमें होती हैं और बाकी लोगों में नहीं होती, जो उनको स्टैंड आउट करती हैं? आई थिंक जो मैं जिन लोगों से बातचीत करती हूँ तो मुझे ये एनालिसिस होता है कि टाइमलाइंस डिफरेंट हैं सबकी। समवन विल डू इट इन 4 मंथ्स, 6 मंथ्स, 8 मंथ्स, 10 मंथ्स, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट। तो टाइमलाइन तो डिफरेंट है, बट एक चीज कांस्टेंट है और वो ये है कैपेसिटी। यानी किसी एक चीज में दे विल एक्सेल रियली गुड। लिखने की कैपेसिटी, बोलने की कैपेसिटी, पढ़ने की कैपेसिटी। और ये जो स्टेमिना है ना, किसी चीज को आपने करना है तो उसको करते ही रहना है कंसेक्यूटिवली, ओवर द मंथ्स करते रहना है, या फिर किसी चीज को बहुत जल्दी पिक कर लेना या किसी चीज को बहुत इन डेप्थली पिक कर लेना, ये हर बंदे में वेरिएबल है। लेकिन जो आपकी तैयारी हो रही होती है ना, वो पूरी लाइफ टाइम की तैयारी हो रही होती है। किसी ने थ्रू आउट इतनी अच्छे बुक्स, नॉवेल्स पढ़े होते हैं, मूवीज देखी होती हैं, दे हैव अ गुड फाउंडेशन इन द लैंग्वेज। किसी ने बहुत अच्छे वर्सटाइल जर्नल्स पढ़े होते हैं, तो उसकी उनकी वो जो एनालिसिस करने की या मुख्तलिफ कहानियाँ जो आपको इंट्रोडक्शन में ज़रूरत पड़ती हैं, वो बहुत अच्छी होती हैं। तो एक कैपेसिटी उनके अंदर ऑलरेडी होती है। आप उनके टीचर्स भी उनको गाइडेंस देते हुए ये बताते हैं, जैसे आपने कहा कि आपको सर ने लिख के दे दिया था। तो वो एक उनकी पर्सनैलिटी में आउटशाइन करने लगती है और वो कंसेक्यूटिवली किसी चीज़ को पॉलिश करने से होती है। कोई भी एक हैबिट ऐसी जो उन्होंने पॉलिश की हो, जो इस एग्ज़ाम की डायनामिक्स है, स्पेशली इन द रिटन एग्ज़ाम, तो वो उनको वर्सेटाइल बना रही होती हैं। रीडिंग से जो उनके थ्रू आउट इंटरैक्शंस रहे हैं, दुनिया को देखने के तरीके, तो वो मुझे लगता है कि अच्छा, इसके साथ-साथ अगर मैं पूछूँ जैसे सर मुरीद हसन यसरा साहब हैं और डेफ़िनेटली आपके भी मेंटर हैं और मेरे भी मेंटर हैं। इफ यू आर टू डिस्क्राइब हिम इन 1 और 2 वर्ड्स, व्हाट वुड दे बी? आई विल से, जैसे दुनिया में जब दिन उभरता है तो देयर इज वन थिंग जो कि उभरती है तो हम कहते हैं दिन हुआ है। तो आई थिंक इंग्लिश ऐसे कि सर के पास वो अथॉरिटी है कि अगर हम उधर से पास हो जाएं तो हम एग्ज़ैक्टली। कहेंगे कि अच्छा शायद एफपीएससी भी हमें पास कर लेगा। तो वो जो कमांड है ओवर द
द थिंग दैट ही इज़ टीचिंग अस, वो मुझे लगता है कि सर की ना वही एक्सपर्टीज़ की मैंने बात की कि ओवर द ईयर्स सर ने इतनी अच्छी तरह से चीज़ों को आसान बना दिया है मैथमेटिकली या यस, और वो टेक्निकलिटीज़ ये नहीं को कन्फ्यूज़ नहीं करते, स्पेशली कंफ्यूज स्ट्रक्चर नहीं के बारे में, यानी सिंपल आपको पता होता है मैथमेटिक्स की तरह 2 + 2 4 है, यानी ऐसे का स्ट्रक्चर वो आपको इस तरीके से समझाते हैं, इस आसानी से, इस हुँ, क्लैरिटी के साथ कि आपको कन्फ्यूजन रहती नहीं है कि थीसिस स्टेटमेंट कहाँ पे आनी है, हुँ। बॉडी पैराग्राफ्स मैंने किस तरीके से लिखना है। एस्पिरेंट्स होते हैं वो क्योंकि ग्रेजुएशन करके आए होते हैं, तो लिखना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फॉर अस कि ऑफ हम कोई कोर्स, चीज़ लिख सकें। बट द थिंग इज़ कि लिखना किस तरह से है, दैट इज़ हाउ यू विल पास द एग्ज़ाम। तो देयर आर स्टाइल्स, ही विल टेल यू अबाउट आर्गुमेंटेटिव एंड एक्सपोजिटरी, और हम फिर प्रैक्टिस पे द वन थिंग दैट आई लाइक अबाउट हिज डेडिकेशन टुवर्ड्स चेकिंग द पेपर्स। ऑफ कोर्स। तो वो जो है ना कि आपको पता होगा या यू आर गेटिंग द इनसाइट्स फ्रॉम द मेंटोर इटसेल्फ। तो वो एक चीज़ जो है ना स्ट्रॉन्ग आपका इम्पैक्ट डालती है, जब आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, वो आप कैरी करते हैं वो कॉन्फिडेंस, आपने जैसे ज़िक्र किया। तो वो अल्फ़ाज़, वो एप्रिसिएशन अगर आपको लगे कि यहाँ से पास हो गया है, तो अच्छा इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। वो कॉन्फिडेंस लेके आप एग्ज़ाम में बैठें, तो दैट विल हेल्प यू। एक्सीलेंट, जबरदस्त। एंड सर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, जो हम ज़िक्र कर रहे थे कि अ, बहुत से अप्स एंड डाउन्स आते हैं और उसके बावजूद जो जर्नी है इट्सेल्फ स्ट्रेसफुल, तो हम फिर भी पॉजिटिव रहते हैं। उस मैनिफेस्टेशन को कैसे आम आम जो हम लोग दुनिया में भी, ज़िंदगी में भी कैसे अपने साथ लेके चलें इन सर्विस एज़ वेल। अब हम सर्विस में आ गए। व्हाट डू यू थिंक इज़ द रोल ऑफ मोटिवेशन इन मैनिफेस्टेशन? यस, ऑफ कोर्स। मोटिवेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन मोटिवेशन का मसला ये होता है कि हमें मोटिवेशन आती है 1-2 दिनों के लिए। उसको लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए डेफ़िनिटली हमें कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करना चाहिए जो दूसरों से अलग हो। अब इस हवाले से मैं अगर आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, तो इट वाज़ 15th सितंबर 2023, रूमर्स थी कि सीएसएस का रिज़ल्ट आज आ रहा है। तो उस दिन मैंने पीएमएस का भी चूँकि एग्ज़ाम दिया हुआ था, तो मैंने एक बैठ के घर में ही लैपटॉप पे एक फ़ेक रिज़ल्ट शीट बनाई, जिसमें पीपीएससी का लोगो लगाया, उसमें पीएमएस के ओवरऑल ऊपर पोस्ट के नाम लिखे। नीचे मैंने सबसे पहले नंबर पे अपना नाम लिखा, मखमल हयात, अपना एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर लिखा, नीचे 5-6 फ़िक्टिशियस नाम लिखे। तो मैंने वो लिखा इसलिए कि मैं खुद को यकीन दिलाऊँ कि मैं पहली पोज़ीशन लूँगा पीएमएस में। तो अच्छा, वो ये करने के बाद उसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया, फिर अपने मोबाइल के डिस्प्ले पे वो चीज़ लगाई। अच्छा, जब तक मेरा पीएमएस का रिज़ल्ट नहीं आया 12 दिसंबर 2023 तक, तब तक वो तस्वीर मेरे पास रही मोबाइल के उस डिस्प्ले पे। इसके साथ-साथ मुझे लगता है जब तक हम खुद को ये रियलाइज़ कराते हैं ना कि आई हुँ, कैन अचीव इट, उसके लिए कुछ न कुछ ऐसी छोटी-छोटी हमें एफर्ट्स करनी चाहिए जिसकी वज़ह से हमें यकीन आ जाए कि मैं हुँ, मैं इस स्टेज पे पहुँच सकता हूँ। इस तरीके से हम मोटिवेशन को लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं। इवन जैसे सीएसएस की बात है, तो सीएसएस के हमारे पेपर एंड हुए थे 8 फरवरी 2023 को। तो हम जो बात करें वो कर रहे हैं डेडिकेशन और मोटिवेशन की। यानी आप हुँ, जिस चीज़ से एक पैशनेटली मोहब्बत करते हैं, हुँ, जैसे हमने इस प्रोफ़ेशन से किया या सीएसएस से किया, डेफ़िनिटली हमने पूरा अपना करियर इस पे लगा दिया, यानी सारी मेहनत हमारी इसी पे लगी हुई है। बिल्कुल। तो उसके लिए मैंने तो ये भी किया हुआ था, यानी अपने नोट्स में इवन अपने जिस रूम में मैं रहता था उसकी दीवारों पे हर जगह पे कि मखमल हयात टॉपर ऑफ 52nd कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम सीटीपी, हुँ, ठीक है? तो आप क्या करें, मैं ये इवन बच्चों को भी कहता हूँ जो भी मुझसे मिलने आते हैं कि आप अपने आप को उस जगह पे इमेजिन इमेजिन किया करें। करें। इवन आप जितने भी बड़े एथलीट्स देख लें, मोहम्मद अली कले से लेकर हुँ, इवन गोल्फर हैं, जितने भी हैं, क्रिकेटर्स विराट कोहली है, मोहम्मद रिज़वान है, वो सब यही करते हैं कि इमेजिनेशन जैसे वो एक आइंस्टाइन की बड़ी मशहूर कोटेशन है कि इमेजिनेशन इज़ मोर पावरफुल दैन नॉलेज। यू मस्ट इमेजिन योरसेल्फ एट द हुँ, टॉप, ओनली देन यू कैन अचीव द टॉप पोज़ीशंस। तो मेरे लिए मेरा ख़्याल है ये वाली मोटिवेशन आपको तब आती है जब आप खुद को रियलाइज़ कराते हैं कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं हुँ। इस पोज़ीशन पे पहुँच सकता हूँ। अब मैं बिल्कुल इसी तरह से करती थी। वन ऑफ माय प्रैक्टिस वाज़ कि जब मुझे फ़ील हो रहा होता था कि एनर्जी कम है ड्यूरिंग द डे, जो ख़ास तौर पे दोपहर का टाइम हो रहा होता है, आपको लगता है अभी तक कुछ भी नहीं किया, तो आई यूज्ड टू गो एंड सी माय सेल्फ इन द मिरर एंड गिव माय सेल्फ अ पेप टॉक कि यू कैन डू इट, यू कैन एंड यू विल, सो डोंट वरी, एंड इस तरह से अपनी मोटिवेशन। और जो इमेजिनेशन वाली बात है, आई थिंक वो बड़ी कांस्टेंट है। तो इवन कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन है ना, यू विल इमेजिन इट,
तो वो आपके लिए आसान हो जाएगी। जैसे एस्से को मैंने इमेजिन किया था कि आई एम सिटिंग इन द एग्ज़ाम एंड आई एम राइटिंग एंड आई विल बी एबल टू कंप्लीट इट इन 3 आवर्स। फर्स्ट 15 मिनट्स में, 20 मिनट्स में क्या करूँगी? मुझे सारे ही आ जाएँगे। तो दिस वाज़ हाउ आई वाज़ मेंटली प्रिपेयरिंग माय सेल्फ कि हो जाएगा। एंड सिमिलरली फॉर द इंटरव्यू, आई थिंक उससे पहले हम दोनों की ये डिस्कशन रही थी कि इंटरव्यू तो आपका पहले फ़ेज़ में था, मेरे बाद में था। एंड सर एग्ज़ैक्टली, गिव अ वेरी गुड एडवाइस कि आप ना टेक द पिक्चर्स ऑफ द जो पैनल है, अगर आपके पास है तो आप उनको देख के वो क्या करें। सो आई हैड दोज पिक्चर्स एंड हमने उसी तरह मैनिफेस्ट किया कि हम एक दिन इनके सामने जाएंगे, बोलेंगे। द मोमेंट आई एंटर्ड द रूम, वो बड़े फेसेस फेमिलियर हो गए मेरे लिए। ऑलरेडी आई एग्ज़ैक्टली, फेल्ट लाइक कि मैंने इनकी पिक्चर्स इतनी दफ़ा देखी हुई, इनसे इतनी दफ़ा बात की हुई है। ऑल्दो इट वाज वन साइडेड, बट एटलीस्ट वो जो इनिशियल 1-2 मोमेंट्स में जो आपको तैयारी हो जाता है ना आपके ऊपर एक ओवरवेलमिंग सिचुएशन जिसमें थोड़ा-सा आपकी आवाज़ डगमगाती है, वो नहीं होता। अगर आप मैनिफेस्ट कर लें, येस, इमेजिन कर लें, एंड कोर्स। बिकम्स ईज़ियर एज़ वेल। जी, मैम। तो हमने हमारी डिस्कशन ओवरऑल बहुत प्रोडक्टिव रही है। एक आम एस्पायरेंट को जितनी भी मुश्किलात दरपेश होती हैं, इस पूरे सफ़र में हमने उनका बहुत खूबसूरती से अहाता किया है, शुरू से लेकर इवन आखिर तक, इंटरव्यू तक, साइकोलॉजिकल, रिटन में क्या होता है, छोटी-छोटी निटी-ग्रिटीज़। अब इस नशिस्त को इख्तिताम की जानिब ले जाते हैं। 2 मशहूर इंसानों को मैं यहाँ पे कोट ज़रूर करना चाहूँगा। अब एक हैं हमारी सराइकी के सराइकी बेल्ट के एक मशहूर शायर हैं, शाकिर शुजाबादी। अब उनका एक बहुत खूबसूरत और एक सिंपल सा शेर है कि भावें रकबा शाकिर सूंझ रखसूं बेईमान मुज़ेरे नहीं रखने। अब इसका मतलब ये है कि उर्दू में अगर मैं आपको समझाऊँ कि शाकिर शुजाबादी इज़ अ रेवोल्यूशनरी पोएट। ही इज़ सेइंग कि बेशक मेरी जो ज़मीन है वो बेशक बिल्कुल खाली रहे, उस पे कोई प्रोडक्टिविटी किसी किस्म की कोई फसल ना होगे, लेकिन मैं डिसऑनेस्ट लोगों को उस पे काम नहीं करने दूँगा। तो मेरा जो मैसेज इस शेर के ज़रिए वो ये है कि आप चाहे जिस भी काम में हैं, चाहे आपका कोई भी प्रोफ़ेशन है, कोई भी आपकी मंज़िल है, आप उसको एटलीस्ट एक भरपूर किस्म की ईमानदारी और लगन के साथ उसके पीछे पड़ जाएँ। अगर आप ईमानदारी अगर आप अपने आप के साथ ऑनेस्ट हैं और आपने उस प्रोफ़ेशन या आपने उस पैशन के साथ ऑनेस्ट हैं, यू कैन अचीव दैट गोल। मैं कहें आपकी बात को आगे लेके चलूँगी एंड इट वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग सीन इन अ वेरी फेमस मूवी जिसका नाम है द लास्ट समुराई। और उसमें 2 वो हैं 2 कैरेक्टर्स हैं। एक वॉरियर है जिसका नाम है कात्सुमोटो। तो वो अपने एक सोल्जर से पूछता है कि यू बिलीव अ मैन कैन चेंज हिज डेस्टिनी। तो जो सोल्जर है, ऑलग्रेन उनका नाम है, ही सेज कि अ मैन डज़ व्हाट ही कैन अंटिल हिज डेस्टिनी इज़ रिवील्ड टू हिम। तो इस जर्नी में भी या ज़िंदगी के किसी भी मामले में भी वी ऑल हैव टू वर्क, और जो भी हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, जो हमें रास्ते नज़र आते हैं, बस उन पे चलना होता है। अनटिल एंड अनलेस आपको पता चले कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। सो जस्ट कीप ऑन वर्किंग हार्ड, अच्छे तरीके से ऑप्टिमिज्म से कीप ऑन फॉलोइंग व्हाट योर हार्ट इज टेलिंग यू एंड डोंट थिंक अबाउट द फाइनल रिजल्ट्स। अभी ये जर्नी को एंजॉय करने का टाइम है, ये बहुत सी चीज़ें जो है सीखने का टाइम है। इन सब का डेफिनेटली रिवॉर्ड होता है, लेकिन वो किस फॉर्म में होता है वी डोंट नो इट येट। तो आप जहाँ पे भी पहुँचे ज़िंदगी में उसको एंजॉय करें, ऑप्टिमिस्ट रह के करें। एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि आप जिस भी कैपेसिटी में कर रहे हो, स्टूडेंट लेवल पे हो या जॉब में हो, तो आप कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो ईच डे मैटर्स।